प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए या लिखिए। तो हमारे पास कोई संख्या जो भी है उसको हम लोग को किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेना है। मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या 10 है, इसको हम लोग को किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने से पहले ये जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं या भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या स्वयं और एक के अलावा दूसरे किसी भी अंक से भाग पूरा पूरा नहीं जाए, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं और एक के अलावा दूसरे अंक किसी भी अंक से भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे यहाँ 2 को हम लोग 2 से भाग देंगे जो कि स्वयं से भाजित होकर 1 आ जाएगा। 2 एकम 2, और 2 को हम लोग किससे भाग दे सकते हैं? 1 से भाग देंगे तो 2 1 दूने 2 यानी 2 बार में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन 2 को हम लोग 5 से दूसरे अंक से भाग दे नहीं सकते, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ऐसे संख्या को जो संख्या स्वयं और एक के अलावा दूसरे किसी भी अंक से भाग नहीं जाए पूरा पूरा, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग को पता चल गया होगा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। जैसे यहाँ 10 हमारा संख्या, इसको हम लोग को किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 यानी 2 पंचे 10। इस प्रकार से 2 अभाज्य संख्या, यहाँ 5 भी अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या स्वयं और एक के अलावा दूसरे अंक से भी भाग चला जाए, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ भाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा? 4, 8 मान लेते हैं। जैसे 4 को हम लोग 4 से भाग देंगे जो कि स्वयं से भाग होकर 4 एकम 4 एक बार में चला जाएगा। और 4 को हम लोग 1 से भाग देंगे तो कितने बार में चला जाएगा? 4 बार में चला जाएगा। उसके अलावा हम लोग दूसरे अंक से भी भाग देंगे 4 को तो चला जाएगा। जैसे 4 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्या स्वयं और एक के अलावा दूसरे अंक से भी भाग चला जाए, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। अब आगे हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। और आपको 2 का अविभाज्यता का नियम जानना है। यदि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 है तो संख्या किसे पूरी तरह से भाग चला जाएगा? 2 से चला जाएगा। जैसे यहाँ 141 में यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है, दहाई के स्थान पे क्या है? 4 है, और सैकड़ा के स्थान पे 1 है। लेकिन यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। इस प्रकार 70 आ जाएगा। उसी प्रकार क्या है? 3 का अविभाज्यता का नियम। यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, यानी यहाँ एक संख्या 21 है, इसको हम लोग जोड़ेंगे 2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। इस प्रकार ये संख्या किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। इस प्रकार इसको 3 का विभाज्यता का नियम कहते हैं। उसी प्रकार आगे देखते हैं। जैसे 4 का विभाज्यता का नियम। यदि अंतिम 2 अंक, यहाँ अंतिम 2 अंक क्या है? 1120 में 20 है तो हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, जो कि 1120 पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 5 का विभाज्यता का नियम है। लेकिन हम लोग को ये नियम को फॉलो नहीं करना है। आप लोग को 2 बस शानदार ट्रिक बताऊंगा, उस नियम को आप लोग याद रख लीजिए तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से हल हो जाएगा। आपको 2 विभाज्यता का नियम याद रखना है। ये 7 ट्रिक है। सम संख्या का विभाज्यता का नियम और विषम संख्या का विभाज्यता का नियम। यदि इकाई के स्थान पे, जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई संख्या 12 है, इसकी इकाई के स्थान पे क्या है? सम संख्या 2 है, तो आप लोग को छोटी सम संख्या से ही भाग देना है। जैसे 12 को हम लोग छोटी सम संख्या 2 से भाग देंगे। अगर 2 से छोटी सम संख्या से भाग नहीं जाता है तो भी हम लोग को बड़ी सम संख्या 4 से भाग देना है। लेकिन आप लोग को सबसे पहले छोटी सम संख्या से भाग देना है। यदि इकाई के स्थान पे सम संख्या है तो आप लोग को छोटी सम संख्या से भाग देना है। अगर उससे नहीं जा रहा तो आप लोग को बड़ी सम संख्या से भाग देना है। जैसे हम लोग 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 6 बार में चला जाएगा। उसके बाद फिर 6 आया, इकाई के स्थान पे क्या है? 6 है, तो इसको हम लोग फिर छोटी सम संख्या से भाग देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। लेकिन अब इकाई के स्थान पे क्या है? 3 है, तो आप लोग को अब क्या करना है? यदि इकाई के स्थान पे विषम संख्या 3 है तो आप लोग को किससे भाग देना है? छोटी विषम संख्या से भाग देना है। तो इस प्रकार हम लोग किससे भाग दे देंगे? 3 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार 3 एकम 3 आ जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है बस ये 2 नियम, सम संख्या का नियम और विषम संख्या का नियम। क्या है विषम संख्या के नियम? यदि इकाई के स्थान पे 3, 5 आदि हो तो आप लोग को छोटी विषम संख्या से भाग देना है। अगर उससे नहीं जा रहा है तो आप लोग को बड़े से देना है। इसी प्रकार से ये 2 नियम आप लोग को याद रखना है और आपका अभाज्य गुणनखंड का संपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग को आगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वीडियो के साथ बने रहिए। इस प्रकार हल लिख लेना है और आप लोग को सबसे पहले 140 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। और आप लोग को इस प्रकार से लिखना है 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है।
और आप लोग को 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारे यहाँ इकाई के स्थान पे यानी 140 हमारा एक संख्या है, यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है 0 है यानी सम संख्या है। तो आप लोग को यहाँ क्या करना है, सबसे पहले छोटी सम संख्या से भाग देना, और छोटी सम संख्या क्या है 2 से भाग देना है। 2 7 14 और 2 शून्य शून्य। और लास्ट में फिर देख लीजिए 70 में यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है 0 है, इसलिए आप लोग को छोटी सम संख्या 2 से फिर से भाग देना है। 2 तिया 6 और 1 बचा 2 पंचे 10। अब आप लोग को यहाँ देखना है क्या इकाई के स्थान पे क्या है विषम संख्या 5 है, तो आप लोग को छोटी विषम संख्या से भाग देना है। 3 से हम लोग को भाग देना है, 3 एकम 3, लेकिन तो 3 से कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग को इससे बड़ी विषम संख्या 5 से भाग देना है। तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 7 किससे भाग जाएगा 7 ही से जाएगा। इस प्रकार से हम लोग विषम और विषम संख्या पहचान के हम लोग इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। काफ़ी सिंपल है, बाकी नियम से इस प्रकार 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको आप लोग को जमा के लिखना है। 2 क्या है अभाज्य संख्या है, फिर गुणा 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 क्या है अभाज्य संख्या है जो कि 5 स्वयं और 1 के अलावा किसी भी दूसरे अंक से भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार 7 और 1 इस प्रकार से लिख लेना है। और आप लोग को इस प्रकार से प्रोफेशनल तरीके से लिखना है। 2 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 है, इसको 2 का वर्ग लिख सकते हो, क्योंकि 2 गुणा 2 भी 4 होता है और 2 का वर्ग भी 4 होता है। इस प्रकार से आप लोग प्रोफेशनल तरीके से लिख दीजिए। और आप लोग का ये फर्स्ट सवाल कंप्लीट हो गया। सेकंड सवाल हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है 156 है। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिए 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। और आप लोग को यहाँ समझाने के लिए स्केच पेन का उपयोग कर रहा हूँ। आप लोग को पेपर में नीले पेन से ही उपयोग करना है लिखने के लिए। आप लोग को इस प्रकार से देख के स्केच पेन वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इस प्रकार 156 लिख लीजिए। और आप लोग यहाँ देखते हो 156 एक संख्या है, यहाँ इकाई के स्थान पे यानी 6 है। तो आप लोग जानते हो कि यदि इकाई के स्थान पे सम संख्या है तो आप लोग को सम संख्या से विभाजित करना है, यानी छोटी सम संख्या से भाग देना है। अगर उससे नहीं जरा तो आप लोग बड़ी सम संख्या से भाग देना है, अगर उससे भी नहीं जरा तो आप लोग को उससे बड़ी सम संख्या से भाग देना है। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए 156 में इकाई के स्थान पे 6 है जो कि सम संख्या है, तो आप लोग को छोटी सम संख्या से भाग देना है। जैसे 2 से भाग देते हैं, 2 7 14 और 1 बच्चा 14 में, 15 में हम लोग 14 कटाते 1 बच्चा 2 8 16। इस प्रकार यहाँ 78 आ गया। और यहाँ भी इकाई के स्थान पे 78 में 8 है जो कि सम संख्या है, इसलिए आप लोग को यहाँ फिर से 2 छोटी सम संख्या से भाग देना है। इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 7 में हम लोग 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस प्रकार 18 हो जाएगा और 2 निया 18 हो जाएगा इस प्रकार से। और आप लोग यहाँ देख लीजिए 39 आया यहाँ मान, यानी 39 आया। और आप लोग को यहाँ देखना है कि इकाई के स्थान पे क्या है विषम संख्या, इसलिए आप लोग को विषम संख्या से भाग देना है, वो भी छोटी विषम संख्या से। अगर उसे नहीं जरा तो आप लोग को बड़ी विषम संख्या से भाग देना। इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा, आप लोग को यहाँ सम संख्या के बारे में सोचना बंद कर देना और आप लोग को यहाँ विषम संख्या से भाग देना, वो भी छोटी विषम संख्या से। और छोटी विषम संख्या क्या है 1 है, लेकिन 1 से तो 39 ही आ जाएगा। आप लोग को यहाँ 3 से भाग देना है, 3 एकम 3 और 3 3 9 हो जाएगा इस प्रकार से। और 13 किससे भाग जाएगा 13 से ही जाएगा जो कि विषम संख्या है। इस प्रकार 1 हो जाएगा। और आप लोग को इस प्रकार 1 को फिर से भाग दोगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं, जो कि यहाँ 2 2 3 13 1 ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। 156 को इस प्रकार से लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। और आप लोग को प्रोफेशनल तरीके से लिखना है तो इस प्रकार 156 को और लिख सकते हो 2 गुणा 2 हो, इसको क्या लिख सकते हो 2 का वर्ग लिख सकते हो, क्योंकि 2 गुणा 2 4 होता है और 2 का वर्ग भी 4 होता है। और इस प्रकार से 3 गुणा 13 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर चुके हैं, जो कि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 13 ये सभी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस प्रकार यहाँ लिख लेते हैं 3825। और आप लोग को यहाँ देखना है कि 3825 में इकाई के स्थान पे क्या है विषम संख्या है, इसलिए पूरी संख्या विषम संख्या से भाग चली जाएगी। और आप लोग को पता है कि विषम संख्या का विभाजित का नियम क्या है, यदि इकाई के स्थान पे विषम संख्या है तो आप लोग को छोटी विषम संख्या से भाग देना है, अगर उससे नहीं जा रहा तो आप लोग उससे बड़ी वाली विषम संख्या से भाग देना है। तो यहाँ छोटी विषम संख्या 1 है, लेकिन 1 से हम लोग भाग नहीं सकते, क्योंकि 1 से हम लोग भाग देंगे तो 3825 वापस से हो जाएगा, इसलिए हम लोग उससे थोड़ी बड़ी विषम संख्या 3 से भाग देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 8 से हम लोग 6 घटाएंगे 2 बचेगा। उसके बाद 3 7 21 22 में लोग 21 घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद 3 5 15 हो जाएगा। और आप लोग को यहाँ देखना है फिर यहाँ लास्ट में 1275 में क्या है विषम संख्या है, इकाई के स्थान पिछले आप लोग को फिर से 3 से भाग देना है। तो यहाँ हम लोग 3 से फिर से भाग देंगे, 3 चौक 12। उसके बाद क्या होगा
3 दूनी 6, जो कि 7 में हम लोग 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, उसके बाद 3 बचे 15। अब आप लोग को यहाँ देखना है 425 में फिर क्या है, इकाई के स्थान पे विषम संख्या, इसलिए आप लोग फिर से विषम संख्या से भाग देना, वो भी छोटी से। तो आप लोग यहाँ किससे भाग दोगे, 3 से भाग दोगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग को यहाँ 5 से भाग देना है। 5 8 40 हो जाएगा और 5 5 25, इस प्रकार से। फिर 85 में क्या, इकाई के स्थान पे 5 है, इसलिए आप लोग को विषम संख्या से छोटी वाली से भाग देना है। यहाँ 3 से नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग को 5 से देना है, उससे बड़ी से। तो 5 एकम 5, 3 बचा, उसके बाद 5 7 35, इस प्रकार 17 बचा, जो कि विषम संख्या है। और एक किसे जाएगा, 17 से ही जाएगा, इस प्रकार 17 एकम 17। और एक को किससे भाग दोगे, 1 से। तो इस प्रकार से 3825 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3825 को अब आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हो, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 और 17 गुणा 1। इस प्रकार से हम लोग 3825 को किस प्रकार से लिख दिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिए। अब आपको इसको प्रोफेशनल तरीके से भी लिख लेना है, इस प्रकार से 3825 को 3 3 गुणा है, इसका मतलब क्या है, 3 वर्ग इस प्रकार से लिख सकते हो, क्योंकि 3 3 न होता है और 3 का वर्ग भी नहीं होता। इस प्रकार से आप लोग प्रोफेशनल तरीके से लिख सकते हो। 5 गुणा 5 है, इसको आप लोग 5 का वर्ग इस प्रकार से लिख सकते हो, और इस प्रकार 17 लिख सकते हो। और एक को नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एक का गुणा करोगे तो आपस से यही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसके बाद 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इस प्रकार यहाँ लिख लेते हैं 5005। और 5005 में इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, जो कि विषम संख्या है, इसलिए हम लोग छोटी विषम संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी यहाँ क्या है, 1 है विषम संख्या, तो 1 से भाग देंगे तो 5005 वापस से आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसे थोड़ी बड़ी 3 से भाग देंगे तो 3 से भी जाएगा नहीं, इसलिए हम लोग इसे थोड़ी सी और बड़ी विषम संख्या 5 से भाग देंगे। तो 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5। इस प्रकार से 1001 में भी यहाँ क्या है, विषम संख्या 1 है, इसलिए हम लोग यहाँ भी विषम संख्या से भाग देंगे। 5 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसे थोड़ी बड़ी विषम संख्या 7 से देंगे। तो 7 एकम 7, 10 में हम लोग 7 घटाएंगे 3 बचेगा, और 7 चौक 28, और 30 में 28 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 7 या 21, इस प्रकार 143 आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ देखना है कि 143 में यहाँ भी विषम संख्या है, इसलिए यहाँ 7 से तो जाएगा नहीं, इसलिए हम लोग 11 विषम संख्या से भाग देंगे। तो 11 एकम 11, और 14 में हम लोग 11 घटाएंगे 3 बचेगा, और 11 तिया 33, इस प्रकार 13 आ जाएगा। और 13 एक विषम संख्या है, यहाँ भी विषम संख्या क्या है, 3 है 13 में, तो इसलिए इसको भी हम लोग विषम संख्या 13 से ही भाग देंगे। 13 एकम 13, इस प्रकार से एक को हम लोग 1 से भाग देंगे, तो इस प्रकार से 1 आ जाएगा। आप लोग को इस प्रकार से जहाँ भी विषम संख्या लास्ट में रहेगा, आप लोग को वहाँ विषम संख्या से भाग देना, उससे छोटी, उससे नहीं जा रहा तो उससे बड़ी, उससे नहीं जा रहा तो उससे और बड़ी से भाग देना। इस प्रकार से आप लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 5005 को इस प्रकार लिख सकते हो अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का गुणा 1 ही होता है। इस प्रकार से चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5वां सवाल हल करते हैं। 7429 का अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इस प्रकार यहाँ लिख लेते हैं 7029 में आप लोग यहाँ देख लीजिए कि इकाई के स्थान पे क्या है, विषम संख्या 9 है, तो आप लोग को यहाँ विषम संख्या से भाग देना। सबसे छोटी 1 से दोगे तो इतना ही आ जाएगा, 3 से दोगे तो जाएगा नहीं, उसके बाद 5 से दोगे तो भी नहीं जाएगा, 7 से दोगे तो नहीं जाएगा। तो आप लोग को डायरेक्ट बता देता हूँ, 15 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 17 से जाएगा। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 या 51, 17 चौक 64, इस प्रकार से आप लोग यहाँ 4 लिख लीजिए। और 74 में 64 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इस प्रकार 62 में आप लोग को अब आगे करना है, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 या 51, कितना बार में आया, 51 3 बार में आया, इससे ज़्यादा करेंगे तो 62 से बड़ा हो जाएगा। और 51 में हम लोग 62 में 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। इस प्रकार 17 7 कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग देख लीजिए, 17 7 कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को किससे भाग देना है, यहाँ देखिए 437 में, यहाँ भी 7 विषम संख्या है, इसलिए आप लोग को यहाँ 17 से तो जाएगा नहीं, इसलिए आप लोग को यहाँ डायरेक्ट भाग देना है 19 से, क्योंकि 19 एक विषम संख्या है। 19 का 19, 19 दूनी 38, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, और 43 में आप लोग 38 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इस प्रकार 57, और 19 तिया कितना हो जाता है 57, और 23 किससे भाग जाएगा, यहाँ भी 23 में विषम संख्या 3 है, इसलिए आप लोग को विषम संख्या 23 से ही भाग देना है, क्योंकि इससे छोटे से जाएगा नहीं। इस प्रकार 23 से कम 23 हो जाएगा, और 1 को इस प्रकार से भाग दे सकते हो। इस प्रकार 7029 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 17 गुणा 19 गुणा 23, इस प्रकार से हो जाएगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है, और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई दो संख्या है, एक संख्या 3 है और एक संख्या 9 है। इसका मान लो हम लोग क्या निकालना है,
HCF निकालना है तो इसका HCF आया 3, और इसका हम लोग को क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं का LCM भी निकालना है, इसका LCM आया 3। और आप लोग को क्या चेक करना है, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं 3 एक संख्या है और 9 एक संख्या दूसरा संख्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा बोल रहा है, HCF 3 और LCM 9 के बराबर होगा बोल रहा है। तो हम लोग इनका गुणा करते हैं तो 9 तिया 27 हो जाएगा इधर भी, और HCF और LCM 9 तिया 27। इस प्रकार से हम लोग को चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है या नहीं है, ये चेक करना है। और आप लोग को दो संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार हल लिख लेना है, और आप लोग को क्या लिखना है, इस प्रकार से 26 और 91 का HCF और LCM इस प्रकार से लिख लेना है। और आप लोग को 26 और 91 का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। अब आपको 26 और 91 का HCF और LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26 और 91 का क्या निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। इस प्रकार 26 में इकाई के स्थान पे क्या है, सम संख्या, इसलिए आप लोग छोटी सम संख्या 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, और 13 एक क्या है, 13 में इकाई के अंक में क्या है 3 है, जो कि विषम संख्या, इसलिए आप लोग यहाँ विषम संख्या 13 से ही भाग दोगे। इस प्रकार 13 एकम 13 और 1 को भाग दोगे तो 1 एकम 1, इस प्रकार से आ गया। उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इस प्रकार यहाँ 91 लिखेंगे, और 91 में इकाई के स्थान पे क्या है, विषम संख्या, इसलिए आप लोग को छोटी विषम संख्या से भाग देना है। तो 3 से जाएगा नहीं, इसलिए आप लोग को 5 से भी नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग को 7 से भाग देना है। तो 7 एकम 7, और 9 में 7 घटाएंगे 2 बचेगा, और 7 तिया 21, इस प्रकार 13 आ गया। और 13 किससे जाएगा, विषम संख्या 13 से जाएगा। इस प्रकार 13 कम 13 और 1 से भाग दोगे तो 1 कम 1। इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं 26 और 91 का। अब आपको 26 और 91 को किसके रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। इस प्रकार 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 13 गुणा 1 हो जाएगा, और 91 का क्या हो जाएगा, 7 गुणा 13 गुणा 1। अब आप लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है। इस प्रकार से 26 और 91 का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। और HCF किस प्रकार से निकालते हैं, आप लोग को देखना है 26 के गुणनफल में, यानी अभाज्य गुणनखंड में क्या नंबर है जो सबसे बड़ा है या छोटा है। तो आप लोग यहाँ देख लेना है, सबसे बड़ा और छोटा को लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग को गोला मारना है कि यहाँ 13 एक बार आया है और 1 एक बार आया है, और इसी अंक को मिलाना है कि इस अंक में, जैसे 91 में 13 और 1 आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ देखते हैं कि 91 में भी 13 आया है और 1 आया है। तो इस प्रकार इन दो संख्याओं का क्या होगा, HCF 26 और 91 का 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 गुणा करेंगे 1 से, 13 कम 13 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग HCF निकालते हैं। कैसे निकालते हैं HCF, एक बार से फिर से समझ लीजिए। जैसे आप लोग को मिलाना है 26 के अभाज्य गुणनखंड में कोई नंबर है, तो वो नंबर आप लोग को 91 के अभाज्य गुणनखंड में भी मिलाना है। जो नंबर होगा उस नंबर को आप लोग क्या मानोगे, HCF मानोगे। जैसे यहाँ 13 है 26 के अभाज्य गुणनखंड में, और 91 के अभाज्य गुणनखंड में भी 13 है, और 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि 13 कम 13 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग HCF निकालते हैं। और आप लोग LCM कैसे निकालोगे, 26 और 91 का LCM इस प्रकार से निकालना है। जो HCF आया तो उसको सबसे पहले आप लोग लिख लो। जैसे यहाँ 26 और 91 का HCF क्या है, 13 आया है। उसके बाद आप लोग जो अंक बचेगा 13 को छोड़ देना है। उसके बाद आप लोग जो अंक बचेगा, जैसे 2 को लिख लीजिए, उसके बाद 7 को लिख लीजिए। इस प्रकार से हम लोग LCM निकालते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इनका LCM कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 26 साथ कितना हो जाएगा, 182। इस प्रकार इन दो संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और LCM कितना हो जाएगा, 182। अब आप लोग को जांच करना है क्वेश्चन के अनुसार, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी आप लोग को जो संख्या दिया रहेगा उसका गुणा करना है। तो इस प्रकार हमारा संख्या क्या है, एक संख्या है 26 और एक संख्या है 91। इन दोनों का गुणनफल मतलब गुणा करना है। और आपको ये किसके बराबर होना है बोल रहा है, HCF हम लोग निकाले हैं, और LCM इन दोनों के बराबर होना है। तो हमारा यहाँ HCF कितना आया था, 13 आया था, और LCM कितना आया था, 182। इस प्रकार इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो इस प्रकार दोनों संख्या बराबर है। तो हमारा यह क्वेश्चन सही है। 26 और 91 का गुणा करेंगे तो इस प्रकार इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 2366। 13 गुणा 182 करेंगे तो भी 2366 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन सही है कि जो कि हमारा जांच में दोनों साइड बराबर आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है। 510 और 92 का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। इसीलिए हम लोग सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इस प्रकार 510 में इकाई के स्थान पे क्या है, 0, इसलिए हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी
4 आ जाएगा, और 5 में हम लोग 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 11 में हम लोग 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 255 में विषम संख्या इकाई के स्थान पिछले हम लोग 3 से भाग देंगे, विषम संख्या जो कि 3 8 24 हो जाएगा, और 25 में हम लोग 24 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखते हैं 85 में इकाई के स्थान पे 5 है, जो कि 3 से विषम संख्या से जाएगा नहीं, इससे बड़ी विषम संख्या 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, और 8 में हम लोग 5 घटाएंगे 3 बचेगा, 5 7 35 हो जाएगा, और 17 एक विषम संख्या 17 से ही भाग चला जाएगा, 17 एकम 17, इस प्रकार 1 एकम 1 हो जाएगा। अब हम लोग 92 का निकालेंगे। यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है, सम संख्या, इसलिए हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, और 9 में हम लोग 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 2 छक्के 12 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं 46 में भी इकाई के स्थान पे सम संख्या है जो कि 6 है, तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 एक क्या है विषम संख्या, इसलिए हम लोग 23 से ही भाग देंगे, 23 एकम 23, इस प्रकार 1 एकम 1 हो जाएगा। अब आप लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। अब आपको 510 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 23 गुणा 1 हो जाएगा। अब आप लोग को 510 और 92 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और आप लोग को एचसीएफ कैसे निकालना है, आप लोग को यहाँ देखना है 510 के अभाज्य गुणनखंड में भी वही संख्या होना है, और 92 की अभाज्य गुणनखंड में भी वही संख्या होना है। तो यहाँ देखते हैं 2 एक संख्या है जो कि 510 के भी अभाज्य गुणनखंड में है, और 92 के अभाज्य गुणनखंड में भी है। और कोई संख्या है क्या जो 3 है, यहाँ नहीं है। 92 के अभाज्य गुणनखंड में भी 5 यहाँ देखते हैं, यहाँ भी नहीं है, 23 भी नहीं है, यानी कोई संख्या नहीं है। आप लोग को ऐसा संख्या देखना है जो 510 के अभाज्य गुणनखंड में भी हो और 92 के अभाज्य गुणनखंड में भी हो, वही संख्या क्या हो जाएगा, उन दो संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं 1 भी है, इस प्रकार 1 को भी गुणा लगा लीजिए, और 2 गुणा 1 कर लीजिए। इस प्रकार दोनों में क्या है, 2 है और 1 है, इस प्रकार 2 गुणा 1 कर लीजिए, और 2 को गुणा करेंगे 1 से 2 ही आ जाएगा। इस प्रकार इन दो संख्याओं क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। उसी प्रकार एलसीएम निकालते हैं, 510 और 92 का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो एचसीएफ है उसको सबसे पहले लिख दो, उसके बाद जो बचा है, यहाँ 3 बचा है इसको लिख दो, 5 बचा है, 17 बचा है, इस प्रकार से लिखते जाते हैं। और यहाँ क्या बचा है, 2 बचा है, उसका 23 बचा है, इस प्रकार से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इन संख्याओं का हम लोग गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, इस प्रकार 30 हो जाएगा, और 17 दूने 34 गुणा 23, इसको आपस में गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा। इस प्रकार इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 23,460 आ जाएगा। इस प्रकार इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 23,460, और एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। अब आपको जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्या हमारा क्या था, एक संख्या 510 था और दूसरा संख्या क्या था, 92 था। इन दो संख्याओं का हम लोग गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, बोल रहा है हमारे यहाँ एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है, और हमारा एलसीएम कितना है, 23,460। इन दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ जो संख्या आएगा वो बराबर है कि नहीं, इसको हम लोग को चेक करना है। तो गुणा करते हैं, 510 को 92 से गुणा करते हैं, 2 सौ 9 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। इस प्रकार 1020 आ जाएगा, 9 सौ 9 9 एकम 9 और 9 पना 45 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे क्या हो जाएगा, 0 2 9 और 5 और 1 6, इस प्रकार 46,920 आ जाएगा। इन दो संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 46,920 आ जाएगा। अब हम लोग 23,460 को 2 से गुणा कर लेते हैं, इस प्रकार क्या हो जाएगा, 2 सौ 9 6 का 6 6 दूनी 12, हंसिला 1 4 का 4 4 दूनी 8 और 1 9, 23 दूनी कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। इस प्रकार यहाँ देखते हैं दोनों साइड बराबर। इस प्रकार हमारे यहाँ क्वेश्चन सही है, 46,920 आ चुका है। इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हल चुका है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं, 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं, और निकालने के लिए क्या करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इस प्रकार यहाँ 336 में इकाई के स्थान पे क्या है, सम संख्या, इसलिए लोग 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इस प्रकार 13 हो जाएगा, और 2 छक्के 12, 13 में हम लोग 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इस प्रकार 16 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा। इस प्रकार 168 में भी इकाई के स्थान पे सम संख्या, इसलिए हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 8 16 और 2 दूनी 4 2 चौक 8, इस प्रकार 84 हो जाएगा। और 84 में इकाई के स्थान पे क्या है, 4 सम संख्या, इसलिए हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8 2 दूनी 4, इस प्रकार 42 में भी सम संख्या है, इकाई के स्थान पे इसलिए हम लोग 2 से भाग देंगे,
2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस प्रकार 21 में इकाई के स्थान पे विषम संख्या, इसलिए हम लोग 3 से भाग देंगे। 3 7 21 और 7 एक विषम संख्या जो कि 7 से ही भाग चला जाएगा। 7 एकम 7, इस प्रकार 1 एकम 1। अब हम लोग 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इस प्रकार इकाई के स्थान पे क्या है 4 है जो कि सम संख्या, इसलिए 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4 आ जाएगा और 5 में हम लोग 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 2 सत्ते 14 और 27 में इकाई के स्थान पे क्या है 7 सम संख्या विषम संख्या, इसलिए हम लोग 3 से भाग देंगे। 3 या 27 और 9 एक विषम संख्या, इसलिए 3 से भाग देंगे। 3 3 9 और 3 भी एक विषम संख्या। 3 एकम 3, इस प्रकार 1 एकम 1। इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इस प्रकार 336 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। क्या क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 7 गुणा 1 हो जाएगा इस प्रकार से। और 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या है इसको भी लिख लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, इस प्रकार से हम लोग लिख लिए। अब आपको 336 और 54 का क्या निकालना है, एसएफ निकालना है। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना है 336 और 54 का एसएफ। और एसएफ कैसे निकालते हो, यानी 300 के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या है उसी संख्या को आप लोग को मिलाना है कि 54 के अभाज्य गुणनखंड में भी है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 मिला लेते हैं। इस प्रकार 2 2 है और क्या संख्या है मिला लेते हैं 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। और कोई संख्या है क्या, दोनों में जो रिपीट हुआ है तो यहाँ 2 है और आप लोग को यहाँ भी देखना है 2 है कि नहीं है, तो यहाँ भी 2 है इसलिए हम लोग गोला लगा दिए। और यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसलिए हम लोग गोला लगाए हुए हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 1 हो जाएगा। यानी आप लोग को ये सब कैसे निकालना है, 336 के अभाज्य गुणनखंड में भी वही संख्या निकालना है और 54 के अभाज्य गुणनखंड में भी वही संख्या निकाला है और उनको बाहर निकाल देना है। इस प्रकार क्या हो जाएगा 336 और 54 का एचसीएफ 3 दूनी 6 हो जाएगा। और आप लोग को एलसीएम कैसे निकालना है, 336 और 54 का एलसीएम कैसे निकालना है आप लोग को पता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो एचसीएफ है उसको सबसे पहले लिख दो और जो बचा है तो यहाँ क्या बचा है 2 गुणा 2 गुणा 2 और 7 बचा है, इसको लिख लिए। और क्या बचा है 3 गुणा 3। इस प्रकार से इन संख्या को हम लोग आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा 336 और 54 का एलसीएम हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 हो जाएगा इस प्रकार। और 3 3 9 और 9 7 63, इस प्रकार 48 और 63 को गुणा कर लेते हैं। 8 या 24 का 4 हासिल आया 2 और 3 चौक 12, 12 दूँ 14, इस प्रकार गुणा कर लेते हैं। और 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 48 का 8 हासिल आया 4 और 6 चौक 24 और 4 28 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे क्या हो जाएगा 4 और 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, 9 10 कितना हो जाएगा इसका 3024 हो जाएगा। इस प्रकार 336 और 54 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3024 हो जाएगा। अब हम लोग को जांच भी करना है। अब आपको जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है या नहीं। दो संख्या हमारा क्या है, एक संख्या 336 है और इसका गुणा दूसरा संख्या 54 से करेंगे और इनका एलसीएम कितना होता है 3024 और इनका एचसीएफ क्या है 6 है, तो इसका एचसीएफ को गुणा कर लेते हैं एलसीएम से 3024 से। इस प्रकार इन दोनों संख्याओं का हम लोग गुणा करते हैं कि इनका एचसीएफ और इन संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि नहीं है, तो गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार 336 और 54 को हम लोग गुणा किए तो कितना आया 18144 आएगा। अब हम लोग 3024 को 6 से गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2, 6 का 6 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल आया 1, 6 शून्यम 0 तो हासिल आया 1, इसको हम लोग लिख लेते हैं। और 6 त्रिक 18, इस प्रकार 18144 इधर भी आ गया इधर भी आ गया, इस प्रकार लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन सही है। इस प्रकार से हमारा यह दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले आप लोग दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे, अब हम लोग तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इन संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इस प्रकार 12 को यहाँ लिख लेते हैं और 12 में इकाई के स्थान पे 2, इसलिए ये संख्या 2 से यानी सम संख्या से भाग जाएगा। 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और विषम संख्या तो विषम संख्या से भाग देंगे 3 एकम 3, इस प्रकार 1 एकम 1 और 15 को इस प्रकार इधर लिख लेते हैं। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 पचे 15, 5 एकम 5 1 एकम 1, इस प्रकार से निकाल लिए। उसका 21 का निकाल लेते हैं। 3 7 21 और 7 विषम संख्या 37 जाएगा 7 एकम 7 1 एकम 1, इस प्रकार से निकाल लिए। इस प्रकार 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2
गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। उसी प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुणा 5 गुणा 1। इसी प्रकार 21 का क्या हो जाएगा? 3 गुणा 7 गुणा 1। अब आपको 12, 15, 21 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और आप लोग जानते हो कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आप लोग को अब 12 के अभाज्य गुणनखंड में, 15 के अभाज्य गुणनखंड में और 21 के अभाज्य गुणनखंड में ऐसा संख्या देखना है जो तीनों में हो, यानी एक में नहीं तीनों में हो। जैसे यहाँ देखते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? यहाँ 3 है। 15 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे 3 अंक है। 21 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे 3 है और यहाँ क्या है? 1 है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यानी तीनों के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या है वही संख्या क्या होता है? इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। इस प्रकार 3 है और 1 है, इसके लिए 3 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं 12, 15, 21 का क्या होगा? एचसीएफ 3 होगा। इस प्रकार से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? एचसीएफ आया है उस मान को सबसे पहले लिख देना है। यहाँ एचसीएफ कितना है? 3 है। उसके बाद बाकी जो बचा यहाँ देखते हैं 12 में क्या बचा है? 2 गुणा 2 बचा है, इसको लिख लीजिए 2 गुणा 2। उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड में क्या बचा है? 5 बचा है, इसको लिख लीजिए। और 21 में क्या बचा है? 7 बचा है। यानी आप लोग को एचसीएफ लिख देना है, उसका जो बचा है उसको लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का एचसीएफ निकल जाता है। इस प्रकार आपस में गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। 60 गुणा 7, इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 7 छक्के 42 और 0। इस प्रकार से इनका एलसीएम कितना आ गया? 420 और इनका एचसीएफ कितना है? 3 है। अब हम लोग 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालने की क्या निकालते हैं? अब भाज्य गुणनखंड निकालते हैं 17 का। तो इस प्रकार 17 को हम लोग किससे भाग देंगे? यानी विषम संख्या है तो 17 इसी जाएगा। 17 एकम 17, 1 एकम 1, इस प्रकार से हो जाएगा। और 23 का भी निकाल लेते हैं। 23 किससे जाएगा? 23 से ही जाएगा। 23 एकम 23, 1 एकम 1, इस प्रकार से। 29 का निकाल लेते हैं। 29 एकम 29 और 1 एकम 1, इस प्रकार से निकाल लिए। इस प्रकार 17 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 17 एकम 17। उसी प्रकार 23 को लिख लेते हैं 23 गुणा 1 और 29 को भी लिख लेते हैं 29 गुणा 1, इस प्रकार से लिख लिए। 17, 23, 29 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ कैसे निकालते हैं? यानी ऐसा अंक जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में हो। तो यहाँ देखते हैं 17 के अभाज्य गुणनखंड में एक ऐसा संख्या है जो कि इसमें भी है और 23 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 29 के में भी है। तो इस प्रकार इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 1 हो जाएगा। आप लोग को एचसीएफ कैसे निकालना है पता चल गया होगा। उसके बाद इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? यानी आपका एचसीएफ जो है उसको सबसे पहले लिख लीजिए और जो बचा है उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ 17 बचा है, उसके बाद 23 बचा है, उसके बाद 29 बचा है। इस प्रकार इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए तो इन संख्याओं का एलसीएम यही हो जाएगा। इस प्रकार इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो इनका गुणा कितना हो जाएगा? 11,339 हो जाएगा इनका एलसीएम। और इनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। अब 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। इस प्रकार 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1। 9 का निकालते हैं। 3 त्रि 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। 25 का निकालते हैं। 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 1 एकम 1। इस प्रकार 8, 9, 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख चुके हैं। अब हम लोग 8, 9, 25 का एचसीएफ निकालेंगे। और आप लोग को पता है कि एचसीएफ कैसे निकलता है, यानी ऐसा संख्या जो तीनों में हो। तो यहाँ देखते हैं कौन सा संख्या है जो कि तीनों में है। यहाँ देखते हैं 8 के अभाज्य गुणनखंड में 1 है और 9 के अभाज्य गुणनखंड में भी 1 है और 25 के में भी 1 है। उसके बाद कोई संख्या है जो बार बार हो, यानी 2 है तो यहाँ 9 के में भी होना है और 5 के में भी होना है, लेकिन नहीं है। तो कौन सा संख्या है? 1 ही है। इसलिए इन संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? यानी एचसीएफ है उसको आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद जो बचा है उसको गुणा कर दीजिए। तो यहाँ क्या क्या बचा है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। इन संख्याओं को आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 किए तो कितना है? 8 और 3 गुणा 3 किए तो 9 और 8 नहीं 72 और 25 और 72 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1800। आप गुणा करके देख लीजिए। इस प्रकार 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना आया? 1 और एलसीएम कितना आया है? 1800। इस प्रकार से हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। 306 और 657 का यहाँ एचसीएफ क्या दिया है? 9 दिया है, लेकिन हम लोग को यहाँ क्या ज्ञात करना है? 306 और
57 का एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं, चलिए। इस प्रकार हल लिख लीजिए। और हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है, आप लोग जानते हो। तो यहाँ दो संख्या हमारा क्या है? एक संख्या 306 है, दूसरा संख्या क्या है? 657। इन संख्याओं का गुणा यानी गुणनफल। तो हमारे यहाँ कितना है? एचसीएफ 9 है और एलसीएम हम लोग को नहीं मिला है, इसलिए हम लोग को यहाँ एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा? बराबर की इस बार 9 गुणा के रूप में है, जो कि पक्षांतर होके लेफ्ट साइड में आके बट्टे में यानी भाग में चला जाएगा। 306 गुणा 657 बट्टे 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा। तो भाग देते हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 30 में हम लोग 27 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 9 चौक 36। इस प्रकार हम लोग को 34 गुणा 657 करेंगे तो हम लोग को यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा। यही हम लोग को ज्ञात करना था। गुणा करेंगे तो इस प्रकार एलसीएम कितना मिल जाएगा? 22,338। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ एलसीएम मिल चुका है। इस प्रकार से हमारा ये चौथा सवाल भी हल होता है। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मान लेते हैं हमारे पास प्राकृतिक संख्या क्या है। तो आप लोग जानते हो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि हैं। तो हम लोग जब 6 की पावर n यानी n की जगह में इस प्राकृतिक संख्या 1 को रखेंगे तो बोल रहा है ये क्वेश्चन की जैसे 6 का पावर 1 है, इसका मतलब क्या है? 6 है। तो जैसे हम लोग 6 की पावर n की जगह हम लोग 6 की पावर 1 करेंगे तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको हम लोग को चेक करना है। इस प्रकार से हल लिख लीजिए। हम जानते हैं कि कोई भी अंक 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 एक एक बार आना चाहिए, तब वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। जैसे हम लोग 6 का गुणनखंड करते हैं तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 एक एक बार आता है, नहीं तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 तिया 6 है, तो यहाँ 2 आ रहा है लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 की पावर n 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसको आपको शब्दों में लिख देना है। इस प्रकार से आपका यह पांचवा क्वेश्चन हल हो जाएगा। इस प्रकार आपको सिंपल भाषा में लिख देना है। 6 का गुणनखंड करने पर 2 आता है पर 5 नहीं आता, इसलिए 6 की पावर n अंक पर 0 कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे हम लोग इस प्रकार से यह क्वेश्चन हमारा हल हो जाता है। आप लोग को और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 10 की पावर n है, इसको हम लोग को चेक करना है कि 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा। n की जगह हम लोग प्राकृतिक संख्या 1, 2 रख के देखते हैं। जैसे 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, जो कि 10 से कम 10 ही होगा। इस प्रकार यहाँ देखते हैं 10 0 पे समाप्त हो रहा है। जैसे ही उसके बाद हम लोग 10 की घात 2 यानी प्राकृतिक संख्या n की जगह 2 रखते हैं तो इस प्रकार 10 गुणा 10 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ 10 को हम लोग गुणा कर लेते हैं, 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ देखते हैं कि 100 आ रहा है, जो कि 0 पे समाप्त हो रहा है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 10 की पावर n 0 पे समाप्त होगी। और इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। जैसे 10 का गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 2 गुणा 5 यानी एक बार 2 आ रहा है और एक बार 5 आ रहा है। इस प्रकार से 10 0 पे समाप्त होगा। जैसे 14 की पावर n है, यहाँ 14 की जगह हम लोग 1 रख के देखते हैं तो 14 यहाँ 14 की पावर 1 है तो 14 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ 0 समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे 14 का गुणनखंड करके देखते हैं, 2 7 14, यहाँ 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 14 एक 0 पे समाप्त नहीं होने वाली संख्या है और 10 एक संख्या है ऐसा जो 0 पे समाप्त होती है। इस प्रकार से आप लोग को सिद्ध करना है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 से लेके गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है इसको आप लोग को चेक करना है। तो इस प्रकार हम लोग लिख लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ देखते हैं 13 कॉमन निकल सकता है, इसलिए हम लोग 13 को कॉमन निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार अंदर में क्या बचेगा? 7 गुणित 11, 13 बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार 13 की जगह 1 बचेगा और फिर 13 की जगह 1 बचेगा। इस प्रकार से आगे गुणा करते हैं। 11 7 77 हो जाएगा और प्लस 1 जो कि जोड़ के क्या हो जाएगा? 13 गुणा 78 हो जाएगा। 77 और 1 जोड़ के 78 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो यहाँ क्या कॉमन निकलेगा? 5 निकलेगा कॉमन, तो 5 को निकाल लेते हैं। अंदर में क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 कर लेते हैं इस प्रकार से। तो आगे क्या हो जाएगा? इसको पूरा को गुणा करेंगे तो 1008 होगा और प्लस 1 करते हैं। इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा? 5 गुणा 1009 हो जाएगा।
इस प्रकार आप लोग को 78 और 1009 का क्या निकाल के देखना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखना है। और आपको चेक करना है कि ये संख्या स्वयं और एक के अलावा दूसरे अंक से भी विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि 78 स्वयं और एक के अलावा दूसरे अंक से भी विभाजित होती है। कौन कौन सी विभाजित होती है? 3 से भी भाग चला जाता है, 13 से भी भाग चला जाता है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 1009 21 से भी चला जाता है, 2 से भी चला जाता है, जो कि 1009 स्वयं और एक के अलावा दूसरे अंक से भी भाग चला जाता है। इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा दूसरे किसी भी अंक से भाग नहीं जाता है वैसे संख्या क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए 78 और 1009 यानी हमारा ये 6वां क्वेश्चन का जितना भी सवाल दिया गया था, ये संख्या सभी भाज्य संख्या होगी, जो कि स्वयं और एक के अलावा दूसरे अंक से भी भाग चली जाती है। आप लोग को इसको शब्दों में लिख देना है। इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है, दी गई संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि स्वयं और एक के अलावा दूसरे अंक से भी भाग चली जाती है। इस प्रकार से हमारा 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन हल करते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हल होगा। मान लेते हैं एक हरा वाला गोल मैदान है जिसमें सोने शुरू पॉइंट से लेके वापस से शुरू पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? 18 मिनट लगाता है। उसी प्रकार रोई कितना मिनट लगाता है? जैसे यहाँ इस पॉइंट से चलना शुरू किया रवि, तो इस पॉइंट तक वापस पहुंचने में कितना समय लगता है? 12 मिनट लगता है। लेकिन आप लोग को ये ज्ञात नहीं करना है, दोनों एक साथ इस पॉइंट से शुरू करते हैं घूमना इस मैदान को, तो वापस से इस पॉइंट तक सबसे कम समय में पहुंचते हैं, उसको आप लोग को ज्ञात करना है। जैसे सवेरे सवेरे इन लोग घूमने गए इस मैदान में, दोनों एक साथ घूमते 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 सबसे कम समय लगा। जैसे इनको घूमने में सबसे कम समय 2 लगा कि 5 लगा कि 9 लगा कि 36 मिनट लगा, इसको आप लोग को ज्ञात करना है। जैसे इन लोग सवेरे सवेरे फर्स्ट बार जब इस मैदान को घूमेंगे ना, तो सबसे कम समय में इन लोग पहुँचेंगे, उस कम समय को आप लोग को ज्ञात करना है। जैसे सवेरे सवेरे फर्स्ट बार घूमे तो कम समय में उसको आप लोग को ज्ञात करना है। दूसरा समय में इन लोग फिर घूमेंगे, उसको आप लोग को ज्ञात नहीं करना है। यानी 4-5 राउंड लगा सकते हैं सवेरे सवेरे जब घूमने जाएंगे, लेकिन हम लोग को सबसे पहली बार इस दोनों घूमेंगे इस पॉइंट से और सबसे पहले कम समय में पहुंचेंगे, उस कम समय को आप लोग को ज्ञात करना है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग यहाँ 2 संख्या मान लेते हैं, 12 और 18 है। इन संख्या का आप लोग को हाईएस्ट नंबर चाहिए तो आप लोग क्या निकालते हो? एचसीएफ निकालते हो। लेकिन इन दोनों संख्याओं का हम लोग को न्यूनतम नंबर चाहिए, इसलिए हम लोग इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे कम समय मिल जाएगा, जिसमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से सबसे कम समय में पहुंचने में समय लगा, उस समय को हम लोग पता कर पाएंगे। इसलिए 12 और 18 का क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकालते हैं। इस प्रकार आपका समय मिल जाएगा तो निकालते हैं। 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 छक्के 12, 2 नहीं 18। अब यहाँ 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप लोग को एलसीएम निकालना है, इसलिए आप लोग को फिर से अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से करेंगे तो 2 3 6 और 9 को आपस में उतार लेते हैं। इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, 1 को निकाल लेते हैं, 3 एकम 3। तो आप लोग इसको गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 3 यानी 2 गुणा 2 4 हो जाएगा और 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। और इस प्रकार 9 3 36 यानी दोनों जैसे इस पॉइंट से दोनों एक साथ घूमना शुरू किए तो आपस से फर्स्ट समय जो उनका समय लगा कितना मिनट लगा? 36 मिनट लगा। उसके बाद इन लोग दूसरा बार घूमेंगे तो जैसे ज़्यादा भी समय लगता है, लेकिन सबसे पहले जब सवेरे सवेरे उठेंगे तो फ्रेश रहेंगे, तो सबसे कम समय कितना मिनट में पहुंचेंगे? 36 मिनट में पहुंचेंगे। इस प्रकार से आपका ये सारा प्रश्नावली खत्म हो गया। अब हम लोग 1.3 पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।